प्रचार जोर शोर से चल रहा है। राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां थी। पहली रैली रामगढ़ में थी तो दूसरी रैली खौर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते रैलियों को रद्द करना पड़ा। 28 सितंबर को अब प्रियंका गांधी कश्मीर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रही है। उनकी 2 रैलियां हैं। इस बीच बीजेपी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में 3 रैलियां की। रेवाड़ी में पहली रैली में शाह ने कहा, सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। शाह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एमएसपी का दावा कर रही है, लेकिन पहले कांग्रेस शासित राज्य में एमएसपी लागू करके दिखाए। शाह के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने डीबी लाइव से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव के समय बीजेपी की सरकार कहती है कि 24 फसलों पर हम एमएसपी देंगे, लेकिन हरियाणा में तो 24 फसलें होती ही नहीं है, तो एमएसपी किस पर देंगे। बीजेपी सरकार धान पर 23 रुपए एमएसपी का दावा करती है, लेकिन हरियाणा की मंडियों में 18-1900 से ज्यादा कीमत नहीं मिल रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस की कॉपी बताते हुए हुड्डा ने कहा कि पहले हमारा घोषणा पत्र आया और फिर दूसरे दिन बीजेपी वाले घोषणा पत्र ले आए। हमने कहा कि 2 लाख पक्की नौकरी देंगे, तो बीजेपी ने भी इतनी की ही बात की। बीजेपी दावा करती है कि 1.5 लाख नौकरी दी, लेकिन क्या दिया? नौकरियों में ना तो मेरिट है और ना ही आरक्षण। जिस नौकरी में 40,000 मिलने चाहिए उसमें 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन हम पक्की नौकरी देंगे। साफ है, कांग्रेस के दावों के आगे बीजेपी हाफती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव खत्म होगा तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव शुरू हो जाएगा। वैसे इन दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बस चुनाव की तारीख में चुनावी तैयारी की समीक्षा करेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी है। सियासी दलों ने महाराष्ट्र में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव अधिकारियों का मुंबई दौरा अहम माना जा रहा है। 28 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे चुनाव आयोग की टीम प्रदेश के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग करेगी। शाम 4 बजे अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद अधिकारी दिल्ली वापसी करेंगे और ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव आयोग एक ही चरणों में चुनाव का ऐलान कर सकता है। अभी तक ये संकेत मिल रहे थे कि महाराष्ट्र और झारखंड में 2-2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन राजनीतिक दलों की मांग के बाद कहा जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो सकता है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, तो उससे पहले ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव ने बीजेपी की नींद पहले से ही उड़ा रखी है, क्योंकि उसे हार मिलती दिख रही है। लेकिन पीएम मोदी को सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिख रही है, क्योंकि अब आरएसएस अड़ गया है। उसने नहीं चलेगी। सत्ता और संगठन दोनों पर एक ही आदमी का दबदबा नहीं रहेगा। संगठन की जिम्मेदारी ऐसे आदमी को दी जाएगी जो संगठन के हित में फैसले ले सके। वैसे संगठन और सरकार में बीच समन्वय रहना चाहिए, लेकिन सत्ता के लिए संगठन को कमजोर करना पार्टी के खिलाफ जा सकता है। आरएसएस की तरफ से पीएम मोदी को विकल्प दे दिया गया है, सत्ता या संगठन में से एक का चुनाव कर ले। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो संगठन को भी अपनी जेब में ही रखना चाहते हैं। दरअसल ये चर्चा नागपुर में संघ नेताओं और अमित शाह के बीच हुई बड़ी बैठक में हुई। नागपुर में संघ मुख्यालय पर हुई बैठक में संजय जोशी को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर मोहर लगाई जा चुकी है। संघ की तरफ से अब सिर्फ एक नाम बीजेपी को भेजा गया है और वो नाम संजय जोशी का है। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर मोदी और शाह की तरफ से कुछ नाम संघ को सुझाए गए थे, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव सहित करीब 1 दर्जन लोगों के नाम थे। लेकिन आरएसएस ने सभी नाम खारिज कर दिए और संजय जोशी का नाम सामने रख दिया। संजय जोशी का नाम सुनते ही पीएम और गृह मंत्री यानी मोदी और शाह दोनों ही चिंता में दिख रहे हैं, क्योंकि जिस नेता को मोदी बीजेपी में ही नहीं लेना चाहते, उसे संघ पार्टी की कमान सौंपने की बात कर रहा है। जिसके बाद बीजेपी और आरएसएस वैसे ये कहें कि पीएम मोदी तानाशाही और मनमानी के आरोप लगते रहते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार अपनी मनमानी करती है। सरकार की ये मनमानी अब स्टैंडिंग कमेटी के गठन में भी देखने को मिली। बता दें कि सरकार ने तीसरे कार्यकाल में साल 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया। हर समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। इसमें भी सरकार ने अपनी चलाई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 6 स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता की मांग की थी, लेकिन उसे सिर्फ 4 प्रमुख पैनलों की अध्यक्षता दी गई है। इसमें विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मामलों की समिति शामिल है। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं टीएमसी और डीएमके के खाते में 2-2 समितियों की अध्यक्षता आई है। जेडीयू, टीडीपी, एसपी, शिवसेना, एकनाथ, एनसीपी, अजीत को एक-एक समिति की अध्यक्षता दी गई है।
जबकि लोकसभा में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। फिर भी उसे 1 सीट दी गई। बीजेपी ने सबसे ज्यादा यानी 11 समितियों की अध्यक्षता अपने पास रखी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और IT समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हैरानी की बात यह है कि किसानों के खिलाफ उल जलूल बयान देने वाली कंगना को इनाम दिया गया है। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत भी इस समिति के सदस्य बनाई गई है। स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो कुल 24 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 16 कमेटी लोकसभा में आती हैं, वहीं 8 कमेटी राज्यसभा के अंतर्गत संचालित होती हैं। और अब इसी समिति के गठन के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर एक बार फिर हमलावर हो गया है। बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं और अब हरियाणा के बाद बीजेपी को पंजाब से बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल पंचायत चुनावों से पहले सुनील जाखड़ ने बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के बीच जाखड़ का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि पार्टी ने जाखड़ का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया है। खबरों के मुताबिक काफी समय से सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी की बैठकों से दूरी बनाए हुए थे। कहा जा रहा था कि रवनीत सिंह बिट्टू के लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने से जाखड़ नाराज चल रहे थे। बिट्टू को बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा भेजा है, जिसकी वजह से जाखड़ पार्टी से नाराज चल रहे थे। बता दें कि फिलहाल जाखड़ के इस्तीफे की खबरों को बीजेपी के तमाम नेता खारिज कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी के नेता जाखड़ को मनाने में जुटे हुए हैं और इसीलिए अभी तक सुनील जाखड़ ने भी अपने इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बहरहाल जाखड़ के इस्तीफे पर मोहर तो अब 30 सितंबर को बीजेपी की मीटिंग के बाद ही लग पाएगी, लेकिन चुनाव के बीच इस तरह झारखंड में एनडीए के अंदर सीटों को बंटवारे को लेकर बवाल मचा हुआ है। अमित शाह ने आज सीट बंटवारे को लेकर बैठक भी की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर सहयोगियों का दबाव बीजेपी पर बढ़ता जा रहा है। आजसू, जेडीयू, मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपीआर झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अब बीजेपी के लिए सभी को मनचाही सीट देना मुश्किल दिख रहा है। झारखंड में विधानसभा की 82 सीटें हैं और बीजेपी कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 12 सीटों के अंदर वो सहयोगी दल को समेटना चाहती है, लेकिन सहयोगी दल करीब 25 सीटों पर दावा जता रहे हैं। आजसू 12 मांग रही है, जेडीयू ने भी 4 सीटों पर दावा ठोका है, एलजेपीआर भी 6 सीट मांग रही है, तो मांझी भी 3 सीटों पर दावेदारी जता रहे हैं। साफ है, अगर बीजेपी इन दलों को उनकी मर्जी के अनुसार सीट दे देती है तो बीजेपी के पास 57 सीटें ही बचेंगी। इस बीच चिराग पासवान के एलजेपी की तरफ से तो बीजेपी को सीधे धमकी ही दे दी गई है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के साथ एलजेपीआर का गठबंधन सिर्फ बिहार के लिए है। अगर झारखंड में बीजेपी चाहती है कि एलजेपीआर गठबंधन में रहे तो उसे सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो हम चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। साफ है, झारखंड चुनाव से पहले शेर व सवा शेर संयुक्त राष्ट्र की स्थायी समिति के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने भारत का समर्थन किया है, लेकिन चीन ने अपने स्थायी भाव को बिल्कुल कायम रखा है। वो भारत के विरोध में है। उसने बनारस में हुई उसकी खातिरदारी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, उन झूलों को वो भूल गया और साथ में ये भी भूल गया कि साहिब की आंखें अगर लाल हो गई तो फिर क्या होगा।